जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। जैसे कि इससे पहले टेक्नोमेंट्री पढ़ा दिया गया है, लेकिन टेक्नोमेंट्री आज से शुरू किया जाएगा चैप्टर वाइज, जो कि 2023 का नए सिलेबस से शुरू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले टेक्नोमेंट्री का अनुपात, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या होता है टेक्नोमेंट्री का अनुपात, क्या होता है त्रिकोणमिति। तो इसको जानने से पहले हमको इसका इंट्रो जानना होगा कि यह कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो सबसे पहले टिग्नोमेंट्री की अगर हम बात करें तो टिग्नोमेंट्री ये जो शुरू हुआ था यह ग्रीक शब्द से हुआ है। ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा पहले बहुत प्रचलित था, तो यह भारत में नहीं बल्कि विदेशों की भाषा है ग्रीक भाषा। तो वहीं से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है ट्रिग्नो, ट्रिगोन, एक का नाम है ट्रिगोन, ट्रिगोन का, और एक का अर्थ होगा, इसको अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम एक शब्द तोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं, मेट्रोन। मेट्रोन जैसे कि टिग्नोमेंट्री है, तो टिग्नोमेंट्री में सबसे पहले दो शब्द जोड़ा गया है। एक शब्द जोड़ा गया है ट्रिगोन और एक जोड़ा गया है मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन से किसका उत्पत्ति हुआ? टिग्नोमेंट्री का उत्पत्ति हुआ। किसका उत्पत्ति हुआ है? तो टिग्नोमेंट्री का उत्पत्ति हुआ है। जैसे कि हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि टिग्नोमेंट्री शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो टिग्नोमेंट्री शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जो कि बहुविकल्पी पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जो OMR शीट भरेंगे आप लोग। तो इसमें सबसे पहले टिग्नोमेंट्री ग्रीक शब्द से शुरू हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रिगोन, एक होता है मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है, अगर इन दोनों शब्दों को जोड़कर हम एक शब्द बनाएं तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति, देखिएगा, त्रिमीन होता है तीन, त्रिमीन क्या होता है? तीन, तीन हो जाएगा। अब कोण का मतलब होता है, कोण किसे कहते हैं? तो जब दो रेखाखंड परस्पर एक बिंदु पे मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप जो उसमें झुकाव होता है उसी को हम कहते हैं कोण। तो क्या हो जाएगा? कोण। तो तीन कोण। अब मिति में से होता है मापना, यानी कि कोण का मतलब हो जाएगा कोण। यहाँ पे कोण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और मिति में होता है मापना, मापना। यानी कि त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति तो हुआ था ग्रीक शब्द से, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना था, एक ट्रिगोन एक मेट्रोन, जिसका शाब्दिक अर्थ था त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें, इसको अलग अलग तोड़ें, तो पहला पढ़ेंगे त्रिमीन होता है तीन, जो कि संस्कृत शब्द है। और कोण का परिभाषा आपको बताए हैं कि जब दो रेखाखंड परस्पर किसी एक बिंदु पर मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप जो उसमें झुकाव होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ए रेखाखंड है और एक ए रेखाखंड है। जैसे कि अगर हम दो बात करें तो मान लीजिए एक रेखाखंड ए हुआ और एक रेखाखंड ए हुआ। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक सर्कल, यानी कि एक एंगल का निर्माण हो रहा है। जैसे कि 90 डिग्री हो सकता है, और न्यून कोण हो सकता है, सम कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, ये पूरा हो जाएगा। तो जहाँ पे दोनों रेखाखंड एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पर किसका निर्माण होगा? कोण का निर्माण होगा। तो कोण आपको समझ में आ गया। उसी तरह से मिति में होता है मापना। मिति में क्या होता है? मापना, जो कि प्राचीन भाषा में इसका उपयोग किया जाता है, मिति का। अब इसका मतलब ये हुआ कि तीन कोणों को मापने वाले भाग को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, आखिर में हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं? तो बड़े बड़े ऊंचाई के, जैसे ग्रह उपग्रह हुआ, सूर्य की दूरी हुई, चंद्रमा की दूरी हुई, इसको मापने के लिए, सटीक जानकारी के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। या ज़्यादा मात्रा में त्रिकोणमिति मतलब जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसमें त्रिकोणमिति की सबसे बड़ी फंडामेंटल ये होता है कि एक कोण इसमें कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। दूसरा कोण न्यून कोण होना चाहिए। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण की परिभाषा अगर हम आपसे बताएं तो कह सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक, न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण, इसमें एक कंडीशन होना चाहिए त्रिकोणमिति का फंडामेंटल में। न्यून कोण कितना हो सकता है? तो न्यून कोण 2 हो सकता है, समझ रहे हैं। और सम कोण कितना हो सकता है? तो सम कोण 1 ही होगा। सम कोण कितना हो सकता है? तो सम कोण होगा 1 होगा। तो न्यून कोण का अगर हम परिभाषा आपसे बताएं तो कह सकते हैं कि न्यून कोण वे कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या हो? कम हो। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या हो? कम हो। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो कह सकते हैं न्यून कोण वे कोण होते हैं जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से क्या हो? कम हो।
क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। लेकिन अगर हम समकोण की बात करें, किसका बात करें, समकोण की बात करें, तो समकोण का मान होता है कि ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, जिसका मान कितना अंश हो, 90 अंश हो, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें आप तो समझ में आ गया होगा कि इसमें दो तीन कोण होना चाहिए, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर। देखिएगा, एक रेखाखंड ए आ रहा है, एक रेखाखंड ए आ रहा है, तो दो रेखाखंड एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसमें एक क्या बन रहा है, झुकाव बन रहा है। इसी झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। और इस झुकाव को क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। तो ये भी कोण हुआ, ये भी कोण हुआ, ये भी कोण हुआ। तो कोण को ज़्यादा मात्रा में त्रिकोणमिति में थीटा से नापा जाता है, थीटा से। यानी कि इसी को हम किस शब्द से जानते हैं, तो इसी को हम जानते हैं त्रिकोणमिति में इसको नापने का भाग होता है, यानी कि अनुपात होता है। यानी कि इसका अनुपात क्या होगा, तो थीटा में। ज़्यादा मात्रा में हम किसी चीज़ को मापते हैं तो किस में मापते हैं, तो थीटा में मापते हैं, त्रिकोणमिति में। समझ रहे हैं? जैसे कि इसमें इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएं तो इसमें दो चीज़ हमको समझना होगा, एक लंब समझना होगा, एक आधार, और एक कर्ण समझना होगा। तो देखिएगा, मान लीजिए हम इसका नाम रख दे रहे हैं ए, इसका नाम रख दे रहे हैं बी, और इसका नाम रख दे रहे हैं सी। तो इसमें लंब और आधार के लिए एक कंडीशन निर्धारित है। अगर मान लीजिए कि जो दो रेखाखंड एक दूसरे पर मिले हैं एक जगह पे, जो उनके बीच में झुकाव बनेगा, वही यहाँ पे मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने कौन सा कोण बना है, थीटा कोण। तो थीटा यानी कि थीटा कोण के सामने वाला भुजा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएंगी, लंब कहलाएंगी। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो इसका ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर एक और त्रिभुज हम बनाएं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज और बन गया, यही तो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसी को थीटा को अगर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो देखिएगा, खाली अभी लंब समझा रहे हैं, तो ये लंब का कार्य कौन कर देगा, ए कर देगा। ये क्या हो जाएगा आपका, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। और आधार किसे कहेंगे, आधार कह सकते हैं कि जब दोनों भुजाएं, जब दोनों रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलेंगे, तो उसके निचले वाले तल यानी कि छोटे वाले भाग को, छोटा भाग जिस पर 90 अंश का कोण बनता है, जिस पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। तो जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है उसी भाग को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहेंगे, आधार। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं? और इसी तरह से लंब हुआ, इससे लंब हुआ तो देखिएगा 90 अंश का कोण इस पे भी तो बन रहा है, देखा जाए तो ये भी तो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो लंब वाले लंब देखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और उससे छोटी वाली भुजा जो क्या होती है वो क्या हो जाएगी, है आधार हो जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, आधार कहेंगे। समझ रहे हैं? और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो तिरछा रहती है, तिरछा पड़ी रहती है, इस वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कितना याद रखना है, एक याद रखना है कर्ण, एक याद रखना है कर्ण, एक याद रखना है लंब, और एक याद रखना है आधार। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही मेन जड़ है। इसी को अगर पकड़ लिया गया तो त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले पढ़ाऊँ आप लोग को संख्या पद्धत, लेकिन संख्या पद्धत पढ़ाने दोनों लेके मैं चलूँगा, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि सर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। तो अगर आप बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक त्रिकोणमिति से कोई डर ना हो। जैसे कि इसमें हम कुछ फार्मूला भी लिखवा दे रहे हैं, फार्मूला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपको समझने के लिए। तो इस फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस पर में पढ़ना होगा। पाइथागोरस नाम थोड़ा से अजीब लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा से अच्छा भी है। पाइथागोरस, 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 पाइथागोरस प्रमेय, इसको प्रमेय कहते हैं। एक पाइथा नामक पाइथागोरस यानी कि पाइथा नामक व्यक्ति थे जिन्होंने परस्पर इस सूत्र का निगमन किया। इस सूत्र का निगमन भी पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि पेपर में आपका ये प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज के आधार और लंब पर बना वर्ग कर्ण पे बने वर्ग का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि कर्ण के बने योग के बराबर होता है। तो उसको सिद्ध कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, तो उसको मैं कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ सूत्र, इसका पाइथागोरस से रिलेटेड आपको सूत्र हम लिखवा दे रहे हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। जैसे कि कर्ण, मान लीजिए ये तो भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, तो कर्ण भुजा का बना वर्ग, कर्ण भुजा पर बना वर्ग
आधार भुजा का स्क्वायर प्लस लंब भुजा का स्क्वायर। पहला सूत्र हुआ। अगर ये स्क्वायर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो दोनों पक्षों का अगर आप वर्गमूल ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण भुजा बराबर अंडर रूट, कर्ण भुजा बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार भुजा का स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस लंब भुजा का स्क्वायर, लंब भुजा का स्क्वायर। लेकिन आपका इधर से वर्ग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर का वर्ग खत्म नहीं होगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। फिर से अगर मान लीजिए कर्ण का निकालने के लिए आप बना दिए, लेकिन अगर यहीं पे कहता कि चलिए आधार भुजा का मान निकालिए, आधार भुजा का स्क्वायर की बात कर दे, किसका, आधार भुजा का स्क्वायर की बात कर दे, तो फिर से सूत्र भरेंगे कि कर्ण भुजा का स्क्वायर, कर्ण भुजा का स्क्वायर माइनस लंब भुजा का स्क्वायर, लंब भुजा का स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ से आप वर्ग हटाना चाहते हैं तो सूत्र भरिएगा आधार भुजा का स्क्वायर, आधार भुजा का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर मत लगाइएगा, डायरेक्ट अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, कर्ण भुजा का स्क्वायर, कर्ण भुजा का स्क्वायर माइनस लंब भुजा का स्क्वायर, लंब भुजा का स्क्वायर। समझ रहे हैं। यह हो जाएगा। एक और सूत्र फॉर्मूला है जो आपको लिखवा दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपको समझने में। जैसे कि लंब आधार का निकाल दिए हैं, लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि लंब भुजा का स्क्वायर निकालिए, लंब भुजा का स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, तो जो बड़ी भुजा रहेगी उसी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे। तो बड़ी भुजा सदैव बड़े भुजा कौन रहता है, कर्ण भुजा रहता है। तो कर्ण भुजा का स्क्वायर माइनस आधार भुजा का स्क्वायर, आधार भुजा का स्क्वायर। इसमें से दोनों पक्षों में सब क्या हटाना चाह रहे हैं, कर्ण ही हटाना चाह रहे हैं। यहाँ से वर्ग, जो वर्ग दिखाई दे रहा है उसको हटाना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, देखिएगा। और लंब भुजा का स्क्वायर, लंब भुजा बराबर अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, कर्ण भुजा का स्क्वायर माइनस आधार भुजा का स्क्वायर, आधार भुजा का स्क्वायर। दैट इज़, यही फॉर्मूला है। पहले इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारा क्लास ले रहे हैं, आप हमारे क्लास से पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉपी किताब लेके बैठें। बिकॉज बिना कॉपी किताब का वीडियो देखने से अच्छा है कि ना ही देखें। समझ रहे हैं ना। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ये होना चाहिए कि जो भी सुने उनको लिखने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।